हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की लास्ट एक्सरसाइज 4.4। वेलकम टू ईल एकेडमी। माय नेम इज मनोज राणा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो आप शीट पे देख ही सकते हैं। तो सबसे पहले इसके नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट जो है वो निकालना होगा, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला जो है वो हम जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां पर हम लिख देते हैं वी नो दैट, और यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला जो है डिस्क्रिमिनेंट का बता देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट टी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यू यहाँ पर b जो होता है वो हमारा x का कॉफिशिएंट होता है, तो -3 है, -3 स्क्वायर। यहाँ पर -4a की वैल्यू जो है वो 2 है, और c की वैल्यू जो है वो 5 है। तो ये आ गया। यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारे पास 9 आ जाता है, और ये जो है ये हमारे पास 40 आ गया। तो ये हमारे पास 9 माइनस 40 हो गया। आप चाहें तो एक और यहाँ पर स्टेप ले लें, 9 माइनस 40 इस तरह से दिखा दें। उसके बाद जो है ये -31 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये -31 है, तो ऑब्वियस है ये 0 से कम है। तो यहाँ पर यही चीज़ बतानी है, सिंस d इज लेस देन 0, नो रियल रूट्स for the equation exist। कोई भी रियल रूट जो है वो नहीं होगा। अगर ये इक्वल होता 0 के तो हमारे दो रियल रूट्स होते जो आपस में इक्वल होते। अगर d की वैल्यू ग्रेटर होती 0 के तो हमारे दो रियल रूट्स होते और दोनों एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होते, अलग होते। तो ये है हमारा सेकंड पार्ट, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल 0। अब यहाँ पर हमने पहले नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, तो अगेन हमें डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्योंकि हम ये पार्ट बाय पार्ट कर रहे हैं तो बार बार हमें यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये बोर्ड एग्ज़ाम में आता तो हमारे को बिल्कुल थी। तो मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही करवा रहा हूँ जैसा कि हमने एग्ज़ाम शीट में करना है। तो वहाँ पर हमारे लिए हमेशा ज़रूरी है कि हम शुरुआत फार्मूले से करें। तो बिना फार्मूला लिखे वहाँ पर वैल्यूज़ अगर आप पुट करेंगे तो मार्क्स जाएंगे। तो ये हमारे पास d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज पुट कर देते हैं। b की वैल्यू जो है वो हमारे पास x का कॉफिशिएंट होती है, तो -4√3 -4, और यहाँ पर a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 4 है। इसको अगर मान लो हम सॉल्व करते हैं तो 4 स्क्वायर 16 हो जाता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, 16 3 ज़ा 48 आ जाता है। तो यहाँ पर ये 48 हो गया, माइनस यहाँ पर 4 3 ज़ा 12, 4 ज़ा 48, अगेन 48 आ गया, और यहाँ पर जो है वो वैल्यू 0 आ गई। अगर d की वैल्यू 0 होती है तो हमारे पास रियल और इक्वल रूट्स आते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ पहले बता देंगे, सिंस d इज इक्वल टू 0, द इक्वेशन हैज़ टू रियल एंड इक्वल रूट्स। तो ये तो हमने यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स बता दिए। अब जो है उसने कहा था कि अगर ये एग्जिस्ट करते हैं रियल तो हमने वहाँ पर उन्हें फाइंड भी करना है। तो अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, अब करेंगे इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब क्योंकि हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल चुके हैं तो फार्मूला जो है वो हम वो लगाएंगे जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास यूज हो जाए। तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो हो जाएगी -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास -b प्लस माइनस यहाँ पर हमारे पास √0 अपॉन जो हमारे पास 2a है ये आ जाएगा। और हम चाहें तो इसी स्टेप में यहाँ पर वैल्यू भी पुट कर सकते थे। यहाँ पर -b की वैल्यू जो है वो -4√3 है, प्लस माइनस हमारे पास यहाँ पर 0 आ जाएगा, और ट्वाइस ऑफ a जो है वो हमारे को ट्वाइस ऑफ 3 देगा, यानी 6। तो ये हमारे पास आ गया। इसको और ज़्यादा आगे सॉल्व कर देते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि ये जो हमारे पास +0 और -0 हैं, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि इसको हटा देते हैं, क्योंकि ना तो +0 से कोई फ़र्क पड़ता है ना -0 से। तो आपकी बात सही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आने चाहिए हमेशा। तो 2 रूट्स जो हैं वो सिर्फ तभी आ सकते हैं जब आप एक बार 0 प्लस करें और एक बार 0 माइनस करें। वो बात अलग है कि 0 को प्लस करने और 0 को माइनस करने पे कोई भी फ़र्क नहीं आता यहाँ पर। तो प्लस और माइनस दोनों केस में हमारे पास 4√3 ही ऊपर रहेगा, लेकिन हम दोनों ही केस यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारे पास 4√3 अपॉन 6, 4√3 अपॉन 6, इस तरह से हम 2 बार लिख देंगे। इसको जो है सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से हम ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास 2√3 अपॉन 3 और 2√3 अपॉन 3 आ जाता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और आप टेंशन मत लीजिए, अगर मान लो √3 और 3 जो है वो अगर कैंसिल करके आपको आंसर दिया हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि ये रैशनलाइज्ड है। डिनोमिनेटर हमेशा रैशनलाइज्ड होने चाहिए बोर्ड शीट पे, इस चीज़ का आप ध्यान रखें बेटा जी। तो ये रहा हमारा थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट है 2x² - 6x + 3 = 0। शुरुआत बिल्कुल वैसे ही करनी है हमने, तो मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, सीधा सीधा बता देता हूँ आपको जैसे हम कर रहे हैं। वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट का हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट डी की जो वैल्यू है वो होती है b² - 4ac। जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ हैं, b x का कॉफिशिएंट -6 दी हुई है, तो -6² -4 a की वैल्यू जो है वो 2 है और c की वैल्यू जो है वो 3 है। तो ये आ गया हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास 36 - 24, 4 2 8, 3 24, हमारे पास 12 आ गया। ये जो है ये 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर ये बता देते हैं, सिंस t is greater than 0 the equation has two real and distinct, एक दूसरे से अलग रूट्स। तो हमारे पास 2 रूट्स आएंगे, दोनों रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। तो इसी क्वेश्चन में आप देखेंगे हमारी तीनों की तीनों कंडीशन जो है वो यूज हो गई। पहला वाला जो पार्ट किया हमने उसके अंदर डी की वैल्यू स्मॉलर देन 0 थी, तो हमारे पास कोई भी रियल रूट नहीं आया। सेकंड पार्ट में वो इक्वल थी 0 के, तो हमारे पास 2 रियल और इक्वल रूट्स आए थे। और जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमारे पास रियल और डिस्टिंक्ट रूट आए हैं। क्यों? क्योंकि डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो अब हमारे पास डी की वैल्यू क्योंकि ऐसी आई है जिसमें रियल रूट्स हैं, तो हमें ये निकालने हैं। तो नाउ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमारे पास x की वैल्यू है वो हो जाएगी -b ± √d अपॉन 2a। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। माइनस जो b की वैल्यू है वो हमारे पास -6 है, ये हमने पुट कर दी, प्लस माइनस d की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई है, तो √12 हो जाएगा। ये हमारे पास 2a की वैल्यू 2 है, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये 6 आ गया। जो √12 होता है वो हमारे को 2√3 देता है, तो यहाँ पर प्लस माइनस 2√3 ले लेंगे हम, और डिवाइडेड बाई 4 है हमारे पास। ऊपर जो है वो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3, और नीचे हमारे पास 4 है जिसमें हम 2 को कैंसिल कर सकते हैं। तो हम अगर 2 को कैंसिल करते हैं तो हमारे पास जो 2 आंसर्स आएंगे वो क्या हैं? वो है हमारे पास 3 प्लस √3 अपॉन 2 और 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो ये 2 रूट्स होंगे। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो खत्म होता है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो आप सामने देख ही सकते हैं शीट पे। जो फर्स्ट पार्ट है वो कह रहा है 2x² + kx + 3 = 0। तो इसे करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर वो कह रहा है कि हमारे पास 2 इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स जो हैं वो सिर्फ तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है इट इज़ अबाउट डिस्क्रिमिनेंट। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो यहाँ पर हम कह देते हैं वी नो दैट, और जो डिस्क्रिमिनेंट है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट डी जो है वो हमारे को b² - 4ac से मिल जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो b की वैल्यू है वो x का कॉफिशिएंट है यानी k, तो ये k² हो गई। a जो है वो x² का कॉफिशिएंट यानी 2, और c जो है वो कांस्टेंट यानी 3, ये हो गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास आ जाता है k² - 4 2 8 3 24, तो k² - 24 जो है वो आ गया।
तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए हमारी जो डी की वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए। डी की वैल्यू 0 होनी चाहिए का मतलब क्या हुआ, के स्क्वायर माइनस 24 जो है ये हमारा 0 होना चाहिए। और हम देख ही रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन सॉल्व करना इसको बहुत इजी है, कोई फार्मूला कुछ नहीं चाहिए, जस्ट 24 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो k की वैल्यू जो है वो पहले के स्क्वायर की वैल्यू हम देख लेते हैं, वो 24 है, और k की वैल्यू जो है वो हमारे पास √24 हो जाएगी। हमने जो करना है वो जस्ट ये कि यहाँ पर जो है दैट इज जो है वो लगाते आना है, ताकि ये हम समझा दें कि हम जस्ट इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। जो हमारे पास वैल्यू आएगी उस चीज़ में ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पर प्लस माइनस जो है वो ज़रूर लगाना है, क्योंकि हमारे पास दो आंसर्स आएंगे। दो आंसर सिर्फ उसी केस में आएंगे जब हम यहाँ पर प्लस माइनस लगाएंगे। अगर नहीं लगाएंगे तो वो फिर एक ही आंसर माना जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा बेटा। ये जो है हमारे पास 24, इसको अगर हम देखें तो हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये जो है ये हमारे को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 देता है, तो इसमें से 2 जो है वो बाहर आ सकता है, तो हमारे पास ये प्लस माइनस 2√6 हो जाएगा। तो हमारे के की दो वैल्यूज़ हैं, एक है प्लस 2√6, एक है माइनस 2√6। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। के एक्स ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। यहाँ पर क्योंकि ये एक क्लियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो पहले तो इसको क्लियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। तो जो भी इक्वेशन है इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो ये हमारे पास हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, और जब हम के एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2kx, और 6 जो है वो तो क्लियरली हमारे को अलग दिया हुआ है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब जो है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई है, तो अब डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बता देते हैं, वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। b की वैल्यू जो है वो यहाँ पर -2k है, तो -2k पुट कर देते हैं। जो भी हमारा x का कॉफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू होती है। -4a, a होता है x स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो कि k है, और c जो है वो हमारी कांस्टेंट टर्म यानी 6 है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 4k स्क्वायर, और यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा 24k। तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। अब जो है हम वहाँ पर बता देते हैं कि इक्वल रूट्स के लिए हमारी क्या कंडीशन होती है, तो हम लिख देते हैं फॉर इक्वल रूट्स। और इक्वल रूट्स के लिए हमारे d की वैल्यू जो है उसका 0 होना ज़रूरी है, और d जो है उसकी वैल्यू जो है वो हम निकाल ही चुके हैं, वो है हमारी 4k स्क्वायर माइनस 24k। तो ये हमारी 0 हो जाएगी। सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करते हैं, 4k यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। तो 4k अगर मान लो हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जस्ट k बचेगा, और यहाँ पर हमारे पास 6 बचेगा। तो हमारे पास ये हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं 4k और k माइनस 6, इनको अगर अलग अलग हम 0 के इक्वल रखें, अगर 4k को 0 के इक्वल रखते हैं तो k की वैल्यू हमारे पास 0 आती है, और अगर हम k माइनस 6 को 0 रखते हैं तो k की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाती है। लेकिन ये दोनों हमारे आंसर्स यहाँ पर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अगर k की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर अगर हम 0 पुट करते हैं बेटा, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी ही नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो है यही लॉजिक हम देंगे। तो फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जो हमारा a होता है वो 0 नहीं होता कभी भी। thus k is not equal to 0 and k is equal to 6। तो k की वैल्यू जो है वो 6 मानी जाएगी, k की वैल्यू 0 जो है वो यहाँ पर काम नहीं करेगी। Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. तो सबसे पहले क्योंकि ये लेंथ और ब्रेड्थ का हमारे पास क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो वही लेट करनी पड़ेगी। तो लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ द ग्रूव बी एल मीटर्स, क्योंकि हमारे को मीटर्स में वहाँ पर एरिया दिया हुआ है। तो लेंथ जो है वो हमने एल मीटर्स ले ली, एंड ब्रेड्थ
बी मीटर्स। तो ये हमने ले लिया। अब जो हमारे को दिया हुआ है फॉर द गिवन ग्रुप, अब अगर उसकी बात करें तो हमारे लिए उसने कहा है कि जो लेंथ है वो ट्वाइस है ब्रेड्थ की। तो इसका मतलब लेंथ जो है वो हमारे को 2b, L इज इक्वल टू 2b दिया हुआ है। इसे जो है वो हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। और जो दूसरी चीज़ है वो क्या दी हुई है, वो दी हुई है एरिया। तो एरिया जो है वो हमारे को दिया हुआ है वहाँ पर 800 मीटर स्क्वायर। और एरिया जो होता है वो हम जानते हैं रेक्टेंगुलर, क्योंकि वहाँ पर ग्रुप है तो L इंटू बी होता है। तो यहाँ पर दैट इज करके हम एरिया में L इंटू बी जो है वो 800 ले लेते हैं। और यहाँ पर बता देते हैं क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है L इंटू बी। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये लिया है। और अब L की वैल्यू यहाँ पर 2b हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ L फ्रॉम 1। तो ये आपने ऐसे लिखना है या फिर L की स्ट्रेट अवे वैल्यू यहाँ पे पुट करके राइट में आप लिख दीजिए यूजिंग 1, आपकी मर्जी है। ये हमारे पास आ गया 2b, ये आ गया हमारे पास b, और ये हमारे पास आ गया 800। कुछ बच्चे जो हैं वो इसके बाद जो है वो रश करते हैं, वो जो है वो सीधा सीधा आंसर निकालते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन में पहले पॉसिबिलिटी पूछी हुई है, तो पहले अगर पॉसिबिलिटी पूछी हुई है तो पहले हमें यहाँ पर जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। यहाँ पर जो है ये हमारे पास 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 800 आ गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 को आप दूसरी तरफ लेके जाएं, वहाँ पर 400 आ जाए और आपके पास प्लस माइनस 20 आ जाए और आप जो है वो खुश हो जाएं, आपका आंसर आ गया। ऐसा नहीं करना है। पहले आपको इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम 800 को इधर ले आते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को, तो हमें मिल जाएगा b स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब जो है वो हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। तो नाउ डिस्क्रिमिनेंट, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर जो है वो इस वाले b स्क्वायर की कोई बात नहीं है। ये b जो होता है ये होता है जो भी हमारा वेरिएबल है। ये यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, फॉर इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के लिए ये फॉर्मूला होता है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं होता, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो b है क्या, b होता है जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी जो सिंगल पावर है ये x, उसका कॉफिशिएंट। तो यहाँ पर जो है वेरिएबल की हमारे पास 2 पावर तो है, वेरिएबल की सिंगल पावर है ही नहीं, तो इसका मतलब b की वैल्यू 0 है यहाँ पर। माइनस 4a, a क्या होता है, ये होता है स्क्वायर्ड वेरिएबल का कॉफिशिएंट। स्क्वायर्ड वेरिएबल हमारा है b स्क्वायर, इसका वेरिएबल 1। और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है जो कि हमारे पास माइनस 400 है। तो ये जो है ये हमारे को यहाँ पर क्या देगा, ये हमारे को देगा प्लस 1600। और क्योंकि d की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 0 से ज़्यादा आई है तो हमारे पास जो सिचुएशन है वो पॉसिबल है। तो d इज ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर द गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल। मतलब हम ऐसा मैंगो ग्रुप जो है वो बना सकते हैं जिसकी लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से ट्वाइस हो और जिसका एरिया जो है वो 800 मीटर स्क्वायर हो। अब हमने यहाँ पर जो उनकी लेंथ और ब्रेड्थ है वो निकालनी है, तो अब वो कैसे निकालेंगे। अब जो है वो हम यहाँ पर चाहें तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो हम लगा दें, और अगर हम इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो बहुत इजी है हमारे लिए कि हम यहाँ से जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करके आंसर दे दें। तो आपकी मर्जी है, दोनों केसेस में हमारे लिए कोई ज़्यादा गैप नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, और जो हमारे पास वेरिएबल है यानी b उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर मैं बार बार यहाँ b वगैरह जो है वो नहीं लिखूंगा, सीधा सीधा क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो अप्लाई करूँगा, क्योंकि अदरवाइज़ यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b लिखूंगा तो वो दोनों b कंफ्यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं b की वैल्यू लिख देता हूँ, माइनस b की वैल्यू है हमारी 0 प्लस माइनस अंडर रूट d, d की वैल्यू हमारे पास 1600 है, और अपॉन 2a,
ए की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 1 है। और यहाँ पर मैं इधर अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा क्यों, क्योंकि अल्फ़ा बीटा जो होते हैं उनकी वैल्यू आती है -b प्लस -d अपॉन 2a। जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं तो हमारे लिए ये फार्मूला चेंज हो जाता है, अदरवाइज यहाँ पर b² - 4ac लेते हैं। तो अब जो है वो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्लियरली हमारे को 40 देगा। तो यहाँ पर क्योंकि ये हमारे पास 0 है तो ये हमारे पास 0 प्लस -40 अपॉन 2 आ जाएगा। और यहाँ पर जो है वो हमारे पास अगर हम वैल्यूज़ देखें तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ 20 आएंगी। एक जो है वो -20, एक जो है वो +20। तो ये हमारे पास +-20 आंसर आ गया। बी जो है वो ब्रेड्थ है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं सिंस बी इज ब्रेड्थ इट कांट बी नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव नहीं हो सकती तो इसकी वैल्यू क्या होगी 10, बी की वैल्यू +20 होगी। अगर बी की वैल्यू +20 होगी तो एल की वैल्यू क्या होगी। तो नाउ यूजिंग 1, क्योंकि 1 के अंदर हमारे पास रिलेशन था कि एल की वैल्यू जो है वो ट्वाइस ऑफ बी है। तो 2 इंटू जो भी हमारी बी की वैल्यू आई है 20 यानी 40 हो गई। तो ऐसे हमारे पास बी और एल आ गए हैं। अब जो है वो हमने आंसर स्टेटमेंट देनी है, तो आंसर स्टेटमेंट दे देते हैं। तो हेंस द मैंगो ग्रूव कैन बी डिजाइंड with the given conditions if we take its length 40 meters and breadth 20 meters. Is the following situation possible? If so, determine their present ages. The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. ठीक है जी, सबसे पहले जो है क्योंकि दो हमारे फ्रेंड्स की एजेस की बात है तो वो लेट कर लेते हैं। लेट द एज ऑफ फ्रेंड 1, क्योंकि यहाँ पर हमारे को उसको रेफरेंस देना मुश्किल हो जाएगा अगर हम यहाँ पर 1 और 2 नहीं लिखेंगे। तो हम कहते हैं एज ऑफ फ्रेंड बी x ईयर्स, ये x ईयर्स है। देन फ्रेंड 2's प्रेजेंट एज, क्योंकि सम हमारे को 20 दिया हुआ है तो अब ऐसे में अगर मान लो हम सेकंड फ्रेंड की प्रेजेंट एज निकालना चाहेंगे तो वो 20 में से x ईयर्स माइनस करके आ जाएगी। तो उसकी जो प्रेजेंट एज है वो हो जाएगी हमारे पास 20 - x ईयर्स। अब ये जो हमारे पास दो एजेस हैं इनका हम क्या करें, इनका हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें जो है वो उसने कहा है कि 4 ईयर्स अगो जो है वो रिलेशन है। तो हम जो है वो यहाँ पर पहले 4 ईयर्स अगो चले जाते हैं। तो हम कहते हैं 4 ईयर्स अगो। अब यहाँ पर जो फ्रेंड 1 है उसकी एज की बात करते हैं। तो फ्रेंड 1's एज, और 4 साल पहले सीधी सी बात है हमारे पास 4 हमने वहाँ पर माइनस करना होगा। तो हमारे पास जो फ्रेंड 1 है उसकी एज अभी x है, तो 4 साल पहले की अगर हम बात करेंगे तो x - 4 ईयर्स हो जाएगी। ये हो गई। अगर मान लो हम यहाँ पर फ्रेंड 2 की बात करें, इसकी एज जो है ये हमारे पास अभी कितनी है, ये है 20 - x। तो 20 - x में से 4 जो है वो हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। अगर हम सॉल्व करते हैं तो सिंपल 20 में से 4 हमने माइनस करना है, हमारे पास यहाँ पर 16 - x ईयर्स जो है ये एज आ गई। ठीक है जी। अब जो है अब हम यहाँ पर रिलेशन यूज करते हैं जो हमारे को दिया हुआ है। और रिलेशन क्या है, रिलेशन है जो ये वाली एजेस हैं 4 साल पहले वाली, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो x - 4 और 16 - x जो है ये मल्टीप्लाई करके 48 देंगे हमारे को। ठीक है जी, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हम समझ सकें कि ये क्या दे रहा है हमारे को। यहाँ पर 16 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x आ जाएगा।
x जो है वो एक्स स्क्वायर दे देगा, यहाँ पर -64 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास +4x आ जाएगा। सिंपल, मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से यहाँ पर इसको जो है वो सॉल्व किया है और कुछ भी नहीं है। x को 16 से किया, x को -x से किया, -4 को 16 से किया और -4 को -x से किया। अब यहाँ पर जो है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। यहाँ पर जो है ये, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो सबसे बड़ी पावर है उसका कॉफिशिएंट नेगेटिव है, तो सब कुछ राइट हैंड साइड में लेके चले जाते हैं। लेकिन लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में। क्यों, मैं आपको अभी बताता हूँ। अगर आप मेरे साथ पूरा का पूरा चैप्टर कर ही रहे हैं तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कुछ बच्चे जो नए हैं उनके लिए बता दूंगा। अभी के लिए हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर को राइट में लेके जाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर ये 16x और ये 4x, ये है 20x। इसे अगर राइट में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -20x। ये जो है ये -64 है। इसको अगर हम लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में तो ये हमारे पास हो जाएगा 112, तो ये +112 हो गया इज इक्वल टू 0। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसे लेफ्ट में क्यों लिखा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा जो है वो हमारे पास वेरिएबल लेफ्ट में होते हैं और 0 राइट में। हम यहाँ से सारे जितने भी हमारे पास ये टर्म्स थे उनको उठाकर हम राइट में ले गए, तो यहाँ पर सिर्फ 0 बची थी और यहाँ पर ये सब कुछ आना था। फ्लिपिंग में कभी भी साइन चेंज नहीं होता, इसका आप ध्यान रखेंगे बेटा। अगर हम x इज इक्वल टू 5 लिखते हैं या हम वहाँ पर 5 इज इक्वल टू x लिखते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। फ्लिपिंग में कभी नहीं आता, लेकिन हाँ, एक टर्म को उठाकर अगर आप दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वहाँ पर साइन में चेंज आता है। तो ये हमारे पास आ गया है और अब जो है वो हमने यहाँ पर पॉसिबिलिटी जो है वो पहले दिखानी है। तो पॉसिबिलिटी के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं इस एक्सरसाइज में। तो नाउ डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट जो है टी, ये हमारा b² -4ac होता है। b की वैल्यू जो है वो यहाँ पर -20 है, जो भी x का कॉफिशिएंट है, -4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 112 है। सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 400 माइनस यहाँ पर 448 आ रहा है, -48 आ गया। यानी d की वैल्यू जो है वो यहाँ पर नेगेटिव आ गई। जब d की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब कोई रियल रूट्स हो ही नहीं सकता। तो अगर कोई रियल रूट नहीं हो सकता तो इसका मतलब सिचुएशन जो है वो रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम यही लिखेंगे, सिंस t इज लेस देन 0 द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। जो भी हमारी सिचुएशन है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जब भी d जो है वो हमारा लेस देन 0 आता है तो हमारे रूट्स जो होते हैं वो रियल नहीं रहते। क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर्स एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। क्योंकि ये लेंथ और ब्रेड्थ का हमारे पास क्वेश्चन है तो सबसे पहले उसी को लेट कर लेते हैं। हम कहते हैं लेट द लेंथ of the park be y meters and breadth be x meters। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पर लेट कर लिया। अब जो है वो पेरीमीटर निकालते हैं। देन पेरीमीटर ऑफ द पार्क। अब पेरीमीटर ऑफ द पार्क जो है वो क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप में है तो हम जानते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ अगर हम करते हैं तो हमारे पास y प्लस x आ जाता है। तो यहाँ पर जो है वो बता भी देते हैं क्यों, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो होता है 2l प्लस b। तो ये हमने यहाँ पर रीज़न भी दे दिया। तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं अगर हमें बाद में रेफरेंस की ज़रूरत हो। एंड जो दूसरी चीज़ है वो है एरिया। तो एरिया ऑफ द पार्क अगर हम निकालेंगे तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो L इंटू बी। तो L इंटू बी जो है वो हमारे को y इंटू एक्स दे देगा, ये आ जाएगा। और यहाँ पर भी हम इसको बता देंगे क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो L इंटू बी होता है। तो ये हमारे पास दोनों के दोनों रिलेशन आ गए।
अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम चलते हैं तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारा पेरीमीटर है ये हमारे को इक्वल दिया हुआ है 80 मीटर्स के, तो इसका मतलब 2y प्लस एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे को 80 मीटर्स दी हुई है। थोड़ा सा इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, y प्लस एक्स की वैल्यू हमारे पास 40 आ जाती है, और अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू निकालना चाहें तो 40 माइनस एक्स हो जाती है। इसको इक्वेशन नंबर हम यहाँ पर इसे 2 और इसे 3 हम इक्वेशन दे देते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। अब जो है वो हमारे को एरिया भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है वो हम लिख देते हैं आल्सो गिवन दैट जो हमारे पास y इंटू एक्स है ये हमारे पास एरिया है, और एरिया की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 400, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने जस्ट y की वैल्यू जो है वो पुट करनी है, तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हम यहाँ पर 40 माइनस एक्स, और ये हमारा x जैसा है उसे ले लेते हैं, यहाँ पर 400 हो जाएगा। जो हमने इक्वेशन यूज़ की है वो यहाँ पर हम बता देंगे, हमने यहाँ पर थर्ड इक्वेशन यूज़ करी है यूजिंग 3, हमारे पास ये आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर, जस्ट ब्रैकेट ओपन करिए मैंने और कुछ भी नहीं, और ये हमारे पास आ जाएगा 400। अब थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास है इसे राइट में ले जाते हैं, लेकिन लिखेंगे हम इसको लेफ्ट में ही। माइनस एक्स स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 40x जब उधर जाएगा तो माइनस 40x हो जाएगा, और ये जो 400 है ये यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये राइट हैंड साइड में ही है। हमने जस्ट क्या किया है, जो भी ये टर्म्स हैं इनको पहले राइट में लेके गए और उसके बाद हमने जस्ट फ्लिप कर दिया, तो ये हमारे पास हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख सकते हैं कि आ गई है। नाउ अब क्योंकि हमने पहले पॉसिबिलिटी चेक करनी है तो हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसमें b जो है ये होता है कॉफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस 40 हो गया, माइनस 4 a होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि यहाँ पर 1 है, c जो है वो कांस्टेंट टर्म होती है जो कि 400 है। अगर हम यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 1600, और यहाँ पर जो है वो आ जाता है हमारे पास 1600। दोनों को अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास जो है वो 0 आ जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर d की वैल्यू 0 है तो हमारे पास रियल रूट्स आएंगे। वो बात अलग है कि दोनों के दोनों इक्वल होंगे, लेकिन रियल आएंगे जरूर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सिंस d इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो कंडीशन है ये हमारे को रियल रूट्स देती है, तो क्योंकि ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, द इक्वेशन हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। तो इक्वेशन जो है उसके 2 रियल और इक्वल रूट्स होंगे, thus the given conditions for the design of the park is possible। इसका मतलब ये तो पॉसिबल तो हो गया। अब उसने कहा था कि अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेड्थ जो है उनको हम कैलकुलेट करके दें, तो अब जो है वो हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो हमारे को यहाँ पर देगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो b की वैल्यू जो है वो हमारे पास माइनस 40 है, ये हमने पुट कर दी। d जो है वो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, 0 है, और a की वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है जो कि 1 है, तो ये आ गया। तो ये हमारे पास 40 प्लस 0 40 माइनस 0, तो इसका मतलब दो हमारे पास आंसर्स आएंगे लेकिन दोनों ही 40 आएंगे, तो 40 अपॉन 2 क्योंकि नीचे 2 है। अगर हम 40 में से माइनस 0 करेंगे तो भी हमारे पास 40 अपॉन 2 आता है, यानी हमारे पास जो है वो 20 ही आएगा। तो ठीक है, हमारे पास जो ब्रेड्थ है वो 20 आ गई। तो ब्रेड्थ से लेंथ हम कैसे निकालेंगे? लेंथ और ब्रेड्थ के लिए हमने रिलेशन जो है वो 3 जो है वो पहले ही इस्टेब्लिश कर दिया था, y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स। तो अब ये जो है ये यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं यूजिंग
3। अगर हम 3 को यूज करते हैं तो y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स की दोनों ही वैल्यू 20 हैं, तो हम कोई सी भी वैल्यू रखेंगे हमारे पास यहाँ पर 20 ही आएगा। तो जो भी हमने यहाँ पर डिज़ाइन करना है, जो हमारे पास पेरीमीटर और एरिया दिया हुआ है, उसके हिसाब से हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही 20 होने चाहिए। यानी जो हमारा रेक्टेंगुलर पार्क है वो रेक्टेंगुलर बन सकता है, लेकिन वो स्पेशल रेक्टेंगल बनेगा एक स्क्वायर शेप में। तो हेंस द पार्क कैन बी डिजाइंड taking length equals breadth equals 20 मीटर्स। दोनों ही अगर हम 20 ले लें तो ये जो हमारा पार्क है ये डिजाइन हो सकता है गिवन कंडीशंस के साथ। तो बस बेटा जी, इस एक्सरसाइज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा मेथड जो है वो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।